छात्रों, 9th क्लास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो क्योंकि इस बार 9th क्लास का सिलेबस चेंज किया गया है और जो पुस्तक है वो भी बदल गई है। व्याकरण के जो चैप्टर हैं वो समान है, 10th के जैसे हैं, कुछ बदल गए हैं, कुछ नए जुड़े हैं। तो संस्कृत में जो बुक आई है वो इस बार एनसीईआरटी की बुक है आपके लिए। तो उसमें व्याकरण मतलब यानी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए हमको संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, इनमें व्याकरण का एक विशेष रूप से योगदान रहा है। तो सबसे पहले हम व्याकरण के उस चैप्टर के बारे में अध्ययन करते हैं जिससे कि शब्दों का प्रारंभ होता है। जैसे वर्ण विचार है आपका, तो पूर्व में जो पहला चैप्टर है आपके संस्कृत व्याकरण का, उसमें सिलेबस में वो है उच्चारण स्थान। क्या है? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में वे शब्द जो मुख के जिस भाग से उच्चारित होते हैं किसमें आते हैं? उच्चारण स्थान में, उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इससे पहले हमको संस्कृत में स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम यदि बात करें कि जो क्या है, सबसे पहले बात आती है ध्वनि की। किसकी बात आती है? ध्वनि की। तो ध्वनि क्या है? मुख से निकलने, क्या? मुख से निकलने वाले स्वतंत्र, मुख से निकलने वाले क्या? स्वतंत्र स्वर कह लो या फिर आवाज, ऐसे भी कह सकते हैं। जो स्वतंत्र रूप से निकले क्या कहलाते हैं? वो ध्वनि कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ध्वनि। यानी जो स्वतंत्र रूप से मुख से उच्चारित होते हैं वे सब क्या होते हैं? ध्वनि, जो कि भाषा की सबसे क्या है? मूल इकाई मानी जाती है। उसके बाद ध्वनि के बाद आपका आता है अक्षर या वर्ण। क्या आता है? अक्षर या वर्ण। तो अक्षर और वर्ण की क्या बात करें हम, तो क्या आता है कि भाषा के छोटे से छोटे, भाषा के छोटे से छोटे क्या चिन्ह को, भाषा का जो छोटा से छोटा चिन्ह है, शब्द है, क्या कहा जाता है? वो अक्षर या वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर या वर्ण कहा जाता है। यदि हम इसमें बात करें जैसे क, ट, प, ये वाले जो वर्ण हैं आपके किसमें आएंगे? आपके ये वाले वर्ण आएंगे आपके अक्षर या वर्ण में। सब में हलंत लगा हुआ है, ये नहीं सब, ये सब क्या है? हलंत युक्त है। अब दूसरी यदि हम बात करें, ये अक्षर हुआ, ध्वनि हुई, तो अब हम बात करते हैं शब्द की। किसकी बात करते हैं भाई? सबसे पहले ध्वनि निकलेगी, उसके बाद वर्ण बनेगा, और वर्णों से किसका निर्माण होता है? शब्दों का। क्या परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? कि सार्थक वर्णों का, किसका? सार्थक वर्णों का समूह। सार्थक वर्णों का समूह क्या कहा जाता है? सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहा जाता है। शब्द कहा जाता है। ठीक है? सार्थक वर्णों का समूह क्या कहा जाता है? जैसे शब्द देते हैं अपन, भारत शब्द है आपका, तो ये क्या है? शब्द दिया हुआ है,
लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो कैसे होगा? विखंडन करके। भ क्या किसका है? आ प्लस रे में रे हलंत युक्त है, क्या जुड़ेगा उसमें? स्वर जुड़ेगा। उसके बाद पे हलंत युक्त हो जाएगा, उसके बाद उसमें क्या जुड़ जाएगा? स्वर। इस प्रकार से जो क्या बनता है आपका वर्णों के अनुसार, यानी वर्ण से क्या बन जाएगा आपका? शब्द बनेगा। क्या बनेगा? शब्द बनेगा। और अगला जो है, अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो अगला आता है आपका वाक्य। क्या आता है? वाक्य। जैसे, और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? शब्दों का सार्थक समूह। क्या है? शब्दों का जो सार्थक समूह है वो क्या क्या आ जाता है? वाक्य। अब ऐसे शब्दों से क्या बन जाएगी? जैसे शीला पुस्तक पढ़ती है, ये सब शब्द है। इनसे एक किसका निर्माण हो गया? एक वाक्य का निर्माण हो गया। ठीक है, ये था आपका ध्वनि, अक्षर, वर्ण, शब्द समूह। अब जो बात करें वर्ण की, यदि हम बात करें वर्ण, किसकी बात करें हम? वर्ण की। तो वर्ण क्या हो जाएगा? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। किसकी? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। क्या है? ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है, उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपन वर्ण कहते हैं। और वर्ण का सूक्ष्म रूप क्या है? वर्ण का सूक्ष्म रूप क्या है? ध्वनि है। क्या है? वर्ण का सूक्ष्म रूप जो है ध्वनि है। तो ये होगा आपका वर्ण। अब यदि हम वर्णों के भेदों के बारे में बात करें तो वर्ण के भेद, वर्ण के भेद, वर्ण के जो भेद है संस्कृत में कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, स्वर और दूसरा क्या माना जाएगा? व्यंजन। भाई स्वर और व्यंजन नहीं होंगे तो न शब्दों का निर्माण होगा, न हम आगे पढ़ सकते हैं। भाई शब्द, स्वर और व्यंजन क्या है? प्रमुख है संस्कृत में। अब स्वर की यदि हम बात करें, स्वर की परिभाषा की, तो क्या हो जाएगा? स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, ये क्या है? स्वर की परिभाषा है। यानी क्या संस्कृत में दूसरी परिभाषा देखते हैं इसकी कि येषाम वर्णानाम, क्या? येषाम वर्णानाम उच्चारणम स्वतंत्रतया भवति। हिंदी में यदि बात करें कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, यानी जिन वर्णों को बोलने में कोई किसी अन्य शब्द की सहारा या सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो सब क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और स्वर के यदि हम भेद की बात करें, स्वर के यदि भेदों की बात करें तो संस्कृत में जो स्वर है वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है मिश्रित स्वर। क्या है? ह्रस्व, दीर्घ और मिश्रित स्वर। पुलिस स्वर भी होता है लेकिन उसका प्रयोग किया नहीं जाता इतना। तो आगे हम बात करते हैं सबसे पहले ह्रस्व की। ह्रस्व स्वर जो है, यानी परिभाषा क्या बनेगी?
ह्रस्व स्वर। क्या होगी इसकी परिभाषा कि जिसमें कम से कम समय या जिसे बोलने में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, क्या कहलाते हैं वो? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। और संस्कृत में जो ह्रस्व स्वर है, संस्कृत में ह्रस्व स्वर जो है कितने हैं? 5। ये हैं 5 आपके संस्कृत में ह्रस्व स्वर हैं। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री और लिरी। क्या है? 5 ह्रस्व स्वर हैं आपके, अ, ई, उ, री, लिरी। ठीक है, इसमें एक मात्रा का समय लगेगा, वो क्या हो जाएगा? ह्रस्व। और दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। अब जिसके उच्चारण में क्या हो जाएगा? लंबा समय लगे, लंबा समय लगे। जिसके उच्चारण में क्या हो जाएगा? लंबा समय लगे, उसे क्या कहा जाएगा? यानी बोलने में जैसे उल्टा स्वर का प्रयोग करना पड़े, वो क्या कहा जाएगा? दीर्घ स्वर कहा जाएगा। ठीक है, और जो दीर्घ स्वर है आपके, दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने हैं आपके? 8 हैं। संस्कृत में दीर्घ स्वर कितने हैं? 8। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और 5 मिलकर कितने हुए? 13। तो संस्कृत में प्रमुख रूप से कितने स्वर हुए आपके? संस्कृत में प्रमुख रूप से 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं संस्कृत में? प्रमुख रूप से 13 स्वर माने गए हैं। अब अगला यदि हम बात करें, उसके बाद जो है अम, यानी इस वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है संस्कृत में? अनुस्वार कहते हैं। और अह, और इस वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? विसर्ग। क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, बिंदी जो है अनुस्वार की, उसे क्या कहेंगे? अपन अनुस्वार कहेंगे। और सबसे बड़ी बात, यदि इन दोनों की हम परिभाषा की बात करें तो क्या बन जाएगी कि अनुस्वार और विसर्ग को, किसको? अनुस्वार और विसर्ग को किसमें? हमेशा किसके अंत में? स्वर के अंत में। अनुस्वार और विसर्ग को हमेशा स्वर के अंत में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये अनुस्वार विसर्ग इन दोनों का प्रयोग कब होगा? स्वर के हमेशा अंत में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब यदि हम आगे बात करें, आगे आता है आपका व्यंजन। क्या आता है? व्यंजन। तो व्यंजन की यदि हम बात करें कि वे शब्द जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे शब्द जो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? वो व्यंजन कहे जाते हैं। वे शब्द जो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे। तो स्वर की परिभाषा हमने क्या बताई थी?
स्वर की परिभाषा हमने बताई थी कि जिनमें किसी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। और व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? व्यंजन की परिभाषा क्या होगी कि वे शब्द जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? वो व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जैसे ये व्यंजन वर्ण है क, इसका निर्माण कैसे हुआ? क हलंत प्लस अ। ध्यान रखना ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला, ये क्या क्या कहा जाता है? हलंत का प्रयोग किया जाता है इसमें, यानी इसे क्या माना जाता है? हलंत माना जाता है। तो क और अ मिलकर क्या बनेगा? क। क्या बनेगा? क। अब इसके प्रयोग की यदि हम बात करें संस्कृत में व्यंजन कितने प्रकार के हैं? तो संस्कृत में व्यंजन एक तो सबसे पहले आता है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा आता है अंतः ह, और तीसरा आता है आपका ऊष्म। क्या आता है? ऊष्म। और एक है आपका संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन की बात करें। स्पर्श व्यंजन जो है वो कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, स वर्ग, और अंत में है इसका प वर्ग। ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो देखते हैं क, ख, ग, घ, ञ। क्या बोला जाएगा? ञ। उसके बाद च, छ, ज, झ, ञ। उसके बाद ये क्या आएगा? ट, ठ, ड, ढ़, ण। ये क्या आएगा? ट, थ, द, ध, न। यहाँ पर प, फ, ब, भ, म। ये क्या माना जाएगा? स्पर्श व्यंजन माने जाएंगे। ठीक है। इसके अंत में जो ये 5 हैं ये आपके बोले जाते हैं अनुनासिक वर्ण। क्या बोले जाते हैं? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन 5 का जो उच्चारण है किससे होता है? नासिका से होता है। किससे होता है? नासिका से होता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अनुनासिक वर्ण बोला जाता है। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं टोटल? स्पर्श व्यंजन आपके हैं 5 वर्गों में। 5 5 का हो जाएगा 25 है। उसके बाद अंतःस्थ। अंत्यस्थ जो व्यंजन है वो आपके 4 हैं। कौन कौन से? य, व, र और ल। ये आपके अंतःस्थ व्यंजन है, 4 हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन जो है, ऊष्म व्यंजन भी कितने हैं आपके? 4 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 4। श, श, स और ह। ठीक है। क्या हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन कितने हैं आपके? 4 हैं। और अंतःस्थ भी 4 हैं। ये कितने हो गए? 8 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 33। 25 और 8 33। और स्वर कितने हुए आपके? स्वर कितने हुए? 43 स्वर हो गए आपके 13। तो 33 और 13 कितने हो गए? 43 वर्ण हो गए। अब क्या बचा? अब बचा आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या आएगा? क्ष, त्र, ज्ञ। 3 वर्ण आएंगे। क्ष जो है उसका प्रयोग क और स से मिलकर होगा। त्र का त और रे। त और रे से मिलकर क्या बनेगा? त्र। और ज्ञ जो है वो बनेगा ज और य से मिलकर क्या बन जाएगा? ज्ञ। तो 3 वर्ण ये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 43 और 3 46। कितने वर्ण हो जाएंगे आपके? 46 वर्ण।
तो इस प्रकार से आपके संस्कृत में कुल वर्ण कितने हो गए? 46। स्वर जिसमें से 13 और व्यंजन आपके 43। कितने वर्ण हो गए आपके? 13 तो स्वर हुए और 33 क्या हुए? व्यंजन। 46 हो गए। ठीक है भाई। 25 से स्पर्श व्यंजन हुए आपके। 25 क्या हुए? स्पर्श व्यंजन। और 8 क्या हुए? अंतःस्थ और यरल, यानी अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन कितने हुए? 8। 25 और 8 33 और 13 40। और जो 3 है वो आपके क्या माने जाएंगे? संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार से आपके लिए वर्ण प्रकरण जो है, जिसमें स्वर व्यंजन का प्रयोग किया जाता है, वो आपके आते हैं। अब क्या हो जाएगा? स्वर व्यंजन ये आपके किस में आते हैं? वर्ण प्रकरण में आते हैं। किस में आते हैं? वर्ण प्रकरण। ठीक है। तो इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है स्वर और व्यंजनों में कि इनके बिना आपका कोई भी चैप्टर क्लियर नहीं होगा। आपको ये ज्ञात होना जरूरी है कि संस्कृत में स्वर कितने माने जाते हैं? 13 माने जाते हैं और व्यंजन क्या है? 33 है। ठीक है। क्योंकि जो संधि चलेंगी, संधियों में आपके स्वर और व्यंजन का प्रमुख रूप से क्या रहेगा? योगदान रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले अध्ययन में, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।